ये मेरे ख्याल से YouTube पर मेरा ये डेब्यू है। चुनाव आज तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का ट्रांसलेशन हो रहा है 8 भाषाओं में अलग अलग। अब आप कन्नड़ में भी सुन सकते हैं, तमिल में भी सुन सकते हैं। 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये जो बीजेपी ने जो शुरुआत की थी, उसके बाद ये ट्रेड सीक्रेट सबको पता चल गया और फिर सब पार्टी इसमें शामिल हो गई। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव आज तक में आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये खास क्यों है। राजनीति विद सुधीर, यानी सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव आज तक पर। और ये सेगमेंट खास इसलिए क्योंकि इस पर हम राजनीति की दैनिक घटनाओं का विश्लेषण नहीं करेंगे, जो रोजमर्रा में हो रहा है उसका विश्लेषण कतई नहीं करेंगे। हम इस सेगमेंट में खास तौर पर उन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे जो बड़े परिदृश्य में देखे जाने चाहिए, चाहे वो तकनीक से जुड़े हुए हों, चाहे वो ब्रांडिंग से जुड़े हुए हों या कुछ और हो, जिन पर शायद अमूमन बात नहीं हो रही है। सर, इस सेगमेंट को आप किस तरह से व्याख्यात करेंगे, किस तरह से इसकी परिभाषा देंगे? पीयूष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, क्योंकि आपने मुझे YouTube पर ये मौका दिया और ये मेरे ख्याल से YouTube पर मेरा ये डेब्यू है चुनाव आज तक पर। इससे पहले मैंने कभी कोई YouTube पर शो नहीं किया है। कभी कभार बीच बीच में एक दो इंटरव्यूज या विश्लेषण मैंने ज़रूर किए हैं, लेकिन शो मैंने कभी नहीं किया। सो YouTube का जो दर्शक है और ख़ास तौर पर जो चुनाव आज तक के जो दर्शक हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी देता हूं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत एक नया, एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक फेज़ है लाइफ का। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस समय अगर आप देखें तो चाहे वो चुनाव हो और चाहे हम सब का जीवन हो, बिना डिजिटल के, बिना YouTube के अभी अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत खुश हूँ आपका ये जो नया इनिशिएटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस सेगमेंट के ज़रिए लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा पाएंगे जिसको मैं कह रहा था कि चुनावों की एक खिड़की है लोगों के लिए, कि जब आप इस खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको चुनावों का जो परिदृश्य है वो साफ साफ नज़र आएगा। ये हमारी कोशिश होगी। आपका सर डिजिटल पे डेब्यू हमारे जरिए हो रहा है, ये अच्छा है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। ये फिल्म सुपरहिट हो। जी बिल्कुल। लेकिन सर, आज हम बात करना चाहेंगे तकनीक पर, क्योंकि तकनीक ने चुनावों को पूरी तरह बदल दिया है। एक ज़माना था सर, जब जवाहरलाल नेहरू अपना पहले चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे थे तो वो अपनी सीट जो उनकी थी फूलपुर, उस पर प्रचार करने नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें देश भर में प्रचार करना था और बाकी लोग उनके लिए आते थे फूलपुर में प्रचार करने। और उनके पास ही गाड़ी थी, मतलब जो कार थी, उनके विरोधियों के पास कार भी नहीं थी, वो बैलगाड़ी से प्रचार करते थे। आज 75 साल बाद हम उस दौर में हैं जहां मोदी जी या राहुल जी या केजरीवाल जी चाहें तो खुद ना भी पहुंचे, उनका एक क्लोन पहुंच सकता है, उनका AI अवतार पहुंच सकता है। तो इस चुनाव को आप कितना खास मान रहे हैं सर तकनीक के लिहाज से? जी देखिए, अगर आप भारत के तमाम चुनावों पर देखें, खास तौर पर 2004 के चुनावों के बाद, तो लगातार हर चुनाव में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली गई है। हर बार नई तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के जो कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं उनका लोगों ने इस्तेमाल किया है। जैसे 2004 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हुआ था पूरे चुनाव में। हमारे देश ने एक नई तरह की टेक्नोलॉजी देखी। उससे पहले आपको याद होगा बैलेट बॉक्स बिल्कुल के जो हुआ करते थे चुनाव, जैसे पाकिस्तान में आज भी होते हैं वैसे चुनाव होते थे। तो 2004 में अगर आप देखें तो EVM आया, लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो 2014 में आया, जब बीजेपी ने पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा, गूगल हैंगआउट्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, गूगल हैंगआउट का। फिर चाय पर चर्चा कैंपेन उन्होंने चलाई। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक होलोग्राम बनाया था जिसके ज़रिए वो हर जगह, जैसे आप बता रहे हैं, वो मौजूद रह सकते थे। और फिर आप देखिए ट्विटर और फेसबुक, इसका इस्तेमाल बीजेपी ने सबसे पहले पूरे देश को चुनाव में कैसे करना है वो दिखाया। 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये जो बीजेपी ने जो शुरुआत की थी, उसके बाद ये ट्रेड सीक्रेट सबको पता चल गया और फिर सब पार्टी इसमें शामिल हो गई।
तो 2019 में वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब इस्तेमाल जो हुआ पहले थोड़ा कम था, लेकिन 2019 में ये पार्ट टाइम नहीं, ये फुल टाइम बन गया चुनाव का। और अगर आप देखेंगे तो 2019 में टिकटॉक था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उस जमाने में, और सोशल मीडिया जो है वो इतना बड़ा बन गया कि सोशल मीडिया एजेंडा सेटिंग उस समय करने लगा। बड़ी बड़ी कैंपेन्स आपको याद होगा, चौकीदार चोर है मैं भी चौकीदार, ये सब हुआ। और अब अगर आप तब में और अब में ये अंतर अगर आप देखेंगे, 2014 में सिर्फ 21% भारतीय ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन था, और 2019 में जो है अगर आप देखें तो ये जो है बढ़कर 39% हो गया था, और आज अगर आप देखें तो आज 71% लोगों के पास स्मार्टफोन है। इसलिए जो चुनाव का जो कैंपेन है वो भी अब स्मार्टफोन के जरिए हो रहा है। अब यूट्यूबर्स देखिए बहुत बड़ी भूमिका इस बार निभाने वाले हैं, रील्स इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अभी आप देखिए मोदी जी ने इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स हुआ करते थे, अब व्हाट्सएप चैनल हैं, बिल्कुल उनका इस्तेमाल हो रहा है। रोड शोज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, और देखिए और कितनी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का ट्रांसलेशन हो रहा है 8 भाषाओं में अलग अलग। अब आप कन्नड़ में भी सुन सकते हैं, तमिल में भी सुन सकते हैं, यानी उन्हें कुछ किसी को छोड़ा नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऑगमेंटेड रियलिटी आ गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग न्यूज़ और कैंपेनिंग को देखने के लिए टीवी से यूट्यूब की तरफ बढ़ रहे हैं। सर मुझे याद आ रहा है 2009 में जब आडवाणी जी ने कैंपेन शुरू किया था अपने, तो उन्होंने ब्लॉग के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी, और उस वक्त एक हल्ला बहुत मचा था कि बीजेपी ने अपना एक विज्ञापन, अपना ऐड दिया जो पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी नजर आ रहा था, जिसको लेकर अपोजिशन ने घेरा उनको कि देखिए ये किस तरह का प्रचार है। 2009 से 2024 यानी 15 साल गुजर गए हैं, तकनीक बहुत आगे निकल गई जैसा आप बता रहे थे। लेकिन सर आपको लगता क्या है, तकनीक का बादशाह कौन है? क्या मोदी जी ही बादशाह हैं, या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी उनके मुकाबले आपको दिख रही हैं? देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि 2014 में तो मोदी जी ने सबको सरप्राइज कर दिया था, उन्होंने नया गेम लोगों के सामने रखा, और लोगों को ये नया गेम तब समझ में नहीं आया। 2019 होते होते ये जो सोशल मीडिया का जो गेम है, अगर आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पीयूष ये है कि 2019 तक हर पार्टी ने अपना एक आईटी सेल बना लिया। इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि हर पार्टी के साथ उसका एक आईटी सेल है, आईटी सेल और साइबर आर्मी, और साइबर, और उनकी एक साइबर आर्मी पूरी, और वो दोनों चीज करती हैं, वो अपने नेता का प्रचार भी करती हैं और दूसरे नेता का दुष्प्रचार भी करती हैं, ट्रोल भी करती हैं। तो ये एक नया बिजनेस मॉडल आया है। लेकिन उस बिजनेस मॉडल को भी अगर आप देखें, अब बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है वो बदल तो रहा है, लेकिन पारंपरिक रूप से हमारा जो वोटर है वो क्या चाहता है? इन पर्सन कैंपेनिंग चाहता है, यानी वो ये चाहता है कि आज भी नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग करे, उसके घर आए, हाथ जोड़कर उससे कहे कि भाई माता जी, दादाजी, बाबा जी आप हमें वोट दे दीजिए, और चरण छूकर जाए जैसे कि पारंपरिक रूप से नेता जाते थे। या फिर वो सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पर या एक वीडियो आ जाएगा नेता का और वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उतने से ही वो मान जाएगा और अपना वोट दे देगा। अब देखिए उदाहरण के तौर पर डीएमके के बड़े नेता एम करुणानिधि अब जीवित नहीं है, लेकिन डीएमके अपनी रैली में करुणानिधि के बहुत सारे एआई जनरेटेड वीडियोस चलाती है। करुणानिधि भाषण देते हैं, लोगों को लगता है कि करुणानिधि उनसे अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप डीएमके को मजबूत बनाइए, डीएमके को वोट डालिए, और करुणानिधि का जो जादू है वो एक बार फिर से लोगों को महसूस होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद आपको जयललिता के भी इस तरह के वीडियोस एआईएडीएमके की रैलीज में देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा इमरान खान जेल में थे और जेल से ही उन्होंने अपने इस तरह के तमाम वीडियोस रिलीज किए और सोशल मीडिया पर ही कैंपेन करके इमरान खान ने इतनी सारी सीटें जीत ली। इमरान खान ने असल में पूरी दुनिया को ये बताया है कि सोशल मीडिया के जरिए भी पाकिस्तान जैसे देश में, जहां पर अभी डिजिटल कंटेंट का, इंटरनेट का, स्मार्टफोन्स का इतना पेनिट्रेशन नहीं है, वहां पर भी इमरान खान ने कमाल करके दिखा दिया और बताया कि कैसे नई टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल करके आप अपने वोटर्स तक ना सिर्फ पहुंच सकते हैं, उनके दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं और उनका वोट खींच भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के जो नेता हैं वो भी ज़्यादा पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, हमारा बाज़ार बहुत बड़ा है। आज हमारे पास आप समझ लीजिए कम से कम 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास
स्मार्टफोन है, वो हर वक्त स्मार्टफोन से जुड़े रहते हैं। तो आपको आने वाले समय में ये जो नेताओं के आर्टिफिशियल डिजिटल अवतार आपको देखने को मिलेंगे, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड ऑडियो कॉल्स आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा अभी भी ऑडियो कॉल्स आती हैं, यहाँ तक कि अभी तो आतंकवादियों की भी ऑडियो कॉल्स आती हैं जो कि एआई जनरेटेड उनकी वॉइस होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी टेक्नोलॉजी आपको हमारे देश में भी चुनावों में देखने को मिले और बड़ी संख्या में ये वोटर्स के दिमाग को प्रभावित भी करेगी। तो ये टेक्नोलॉजी इस बार और ज़्यादा आपको आगे देखने को मिलेगी। इसमें आप एआई को कहाँ देख रहे हैं सर? क्योंकि एआई का एक टर्मिनोलॉजी पिछले 1 साल में हम बहुत देख रहे हैं, उसका हल्ला एआई का। आपके शो में भी एक एआई एंकर आती है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये हम किस तरह से आप देख रहे हैं 2024 में एआई मतलब क्या खेल करेगा? जी देखिए, एआई अब एक सच्चाई है। अभी तो ये एआई की शुरुआत है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक्चुअली अगर आप देखें दुनिया भर में सारे नेताओं में इमरान खान ने एआई के मामले में लीड ली है और उन्होंने कैसे अपने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन एआई से अगर आप ये देखें तो अब आपको एआई अवतार हर नेता का हो सकता है आने वाले ज़माने में मिलेगा। अब 2 तरह की चीज़ हो सकती है। वो नेता जो अब जीवित नहीं है, क्या वो एआई के ज़रिए दोबारा जीवित हो सकते हैं? क्या वो नेता, जैसे मैंने कहा जयललिता और करुणानिधि जैसे नेता, या हो सकता है आप हैरान मत होइएगा एक दिन आपको वाजपेयी जी का भी एक भाषण सुनने को मिल जाए, क्या रैलियों में और वैसे भी जनता के पास इन नेताओं के वीडियोज़ और इनके भाषण आएंगे? ये हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अब तमाम प्रकार के डीप फेक वीडियोज़ इस समय चल रहे हैं जो कि अलग अलग विचारधाराओं पर आ रहे हैं। वो आपको रील्स में इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, वो एक खास विचारधारा पर फोकस करते हैं, नहीं तो आपको गलत खबरें भी देते हैं। तो जो एआई बॉट्स जिसको आप कहते हैं, अब आपको बड़ी संख्या में ऐसे एआई बॉट्स देखने को मिलेंगे जो प्रचार भी करेंगे और दुष्प्रचार भी करेंगे। दूसरा, एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जिन पर लोग सर्च कर रहे हैं, मैं किस पार्टी को वोट दूं, इस नेता के बारे में, उस नेता के बारे में। अब ये बड़ी बात यह है कि वो एआई टूल उस नेता के बारे में किस तरह की जानकारी दे रहा है, और ये एआई का जो पूरा जो टूल किट है ये हमारे कितने कंट्रोल में है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसा देखा सर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह का उसमें विवाद हुआ, बिल्कुल एआई टूल के जरिए जो इंफॉर्मेशन निकल के आई। लेकिन सर जनता इसको किस तरह से लेगी? क्योंकि तकनीक ने नेताओं का जनता तक पहुंचना तो आसान कर दिया, क्योंकि उनके लिए बहुत इजी हो गया कि वो अपने इमोशनल मैसेजेस हों, चाहे अपनी बात हो, जनता तक इजीली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 71% लोगों के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है। लेकिन जनता से जो नेताओं का पहले कनेक्ट होता था, जब जो आप कह रहे हैं कि पहले रैलियों में लोग जाते थे, सिर्फ देखने के लिए जनता जाती थी नेताओं को, उनको सुनने के लिए जाती थी, आज की तारीख में तो क्या आपको लगता है कि अब जो फिजिकल कनेक्ट था वो धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है या उसकी अहमियत बरकरार रहेगी? देखिए, इससे पहले आप थोड़ा सा फिल्मों पे देखिए। एक ज़माना था जब फिल्मों में जो बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार्स होते थे उनका एक स्टारडम होता था, एक पोस्टर भी अगर उनका बाजार में आता था। मैं आपको मेरा अनुभव बता सकता हूँ, जब मैं स्कूल कॉलेज में था और आपको भी आपका याद होगा, उस ज़माने में अगर एक बड़े फिल्म स्टार का पोस्टर भी कहीं आ जाता था तो वो हाथों हाथ बिकता था और लोग उसे पोस्टर देखने चले जाते थे। बिल्कुल। और पोस्टर देखकर लोग फिल्में देखने के लिए चले जाते थे, जब क्योंकि जो सप्लाई थी कंटेंट की, फिल्म स्टार्स की, वो बहुत लिमिटेड थी। आज इंस्टाग्राम की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आपको वो स्टारडम किसी की भी देखने को नहीं मिलेगी, या लोग बहुत सारे कहते हैं कि वो स्टारडम का वो दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि कंटेंट आजकल एक्टर्स के बारे में इतना है कि आप ढेरों देखिए, वो कब जिम में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पार्टी में जाना आना, गाड़ी से उतरना, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, सब कुछ तो उनके जीवन का आपके सामने है। यही बात नेताओं के साथ भी हो रही है। नेताओं को पहले देखने के लिए एक भीड़ आती थी, और इसमें मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूँ जो बहुत जिसको आप ये समझिए कि जो बहुत बड़े नेता थे, कल्ट फिगर्स जिनको हम कहते हैं। हाँ, अटल जी, सोमनाथ चटर्जी, जो इस तरह के जो अटल जी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, इन लोगों को देखने के लिए जनता आती थी उस जमाने में। और देखिए, आज भी मोदी जी को जनता आती है, इस जमाने में भी मोदी जी को देखने के लिए आती है। लेकिन सारे नेता मोदी जी की तरह नहीं बन सकते। सारे नेता ऐसे नहीं हो सकते कि वो बाहर निकलें रोड शो में और लोग उनको देखने के लिए आ जाएं। उसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और उसके लिए एक अलग तरह का करिश्मा वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे कैंपेन में अब 2 धाराएं हैं, एक मोदी जी की कैंपेन है
जो बहुत बड़े स्तर पर डिजिटल है। मोदी जी के सारे भाषण आपको दिन भर वो लोगों को संबोधित करते हैं डिजिटल पर, आप देखिए उनकी ज़बरदस्त रीच है। दूसरा, वो रोड शोज करते हैं और रोड शोज में जो उनकी मुद्रा होती है वो ऐसी है जैसे वो जनता उनके दर्शन करने के लिए आ रही है। वो सिर्फ आते हैं, हाथ हिलाते हैं और लोग दूर से देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरा जो स्टाइल है वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी दर्शन देने की अभी स्थिति में भी नहीं है, अभी उनकी वो उतनी जगह उम्र और अनुभव भी नहीं है, और अनुभव भी वैसा नहीं है कि सिर्फ देखने ही लोग आ जाएं। तो राहुल गांधी को अभी प्रूव करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या होगा, डिलीवरी बॉयज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में बैठकर बात कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। तो वो उनकी कैंपेन ये है कि जो वो लोगों के बीच में जाकर उनको महसूस करा रहे हैं कि भाई मैं भी आपके जैसा हूं। तो ये दोनों स्टाइल्स हैं। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है, उसको ध्यान में रखकर ये जो कैंपेन है ये किया जाता है। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि अगर नेता मोदी जी जैसा है तो लोग सिर्फ दूर से दर्शन करके या डिजिटली उनका संदेश सुनकर उनको फॉलो करते हैं। अगर आपको याद होगा, कोविड के टाइम पर मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन में ये करना है, लॉकडाउन की घोषणा की, जनता कर्फ्यू की घोषणा की। वो किसी के घर नहीं गए, सिर्फ उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया, टीवी पर आए, बता दिया और लोगों ने फॉलो कर लिया। लेकिन रीजनल पार्टीज जहां तक जिनका संबंध है, जो आपके विधायक हैं, जो आपके सांसद हैं या रीजनल पार्टियों के जो नेता हैं, उनसे जनता आज भी उम्मीद करती है कि वो इन पर्सन कैंपेनिंग करेंगे, वो उनके क्षेत्र में आएंगे। और हमारी राजनीति आज भी पारंपरिक है। अगर आप जाएंगे, जनता अपने नुमाइंदे को इसलिए चुनती है ताकि वो उनके छोटे छोटे काम करा सके। गली मोहल्ले में सड़क टूटी पड़ी है, नाली बनवानी है, किसी की नौकरी लगवानी है, छोटे मोटे काम है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में मंदिर बनवाना है, पाठशाला बनवानी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तभी हो सकती हैं जब नेता का लोकल कनेक्ट होगा। और हमारे देश में कहा जाता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। बिल्कुल, ब्लॉक प्रमुख का नाम जानते हैं, ये उनकी खूबी होती है, वो अपने हर कार्यकर्ता के बारे में जानते हैं। तो ये जो कनेक्ट है इसको तो अभी हमें और कुछ वर्षों तक रखना पड़ेगा। हम यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन नहीं बन सकते हैं। आज भी हमारे देश की जो राजनीति है वो पर्सनल कनेक्ट पर चलती है और डिजिटल जो कैंपेनिंग है वो भी पर्सनल कनेक्ट को ही प्लस 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 करती है। यानी आप सर ये कह रहे हैं कि दोनों धाराएं साथ साथ चलनी पड़ेंगी। डिजिटल कैंपेनिंग इन पर्सन कैंपेनिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, सिर्फ उसको और ज्यादा सशक्त बना सकती है। यानी पैरेलल चलेंगी, उसको खत्म नहीं करेंगी, उसके साथ उसका पूरक बनेगी। लेकिन सर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में एआई आने के बाद खास तौर पर और डीप फेक और ये सब जो बातें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको कितना बड़ा खतरे के तौर पर देख रहे हैं, खासकर डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि चुनाव में हो सकता है कि वोटिंग से एन पहले, एक दिन पहले कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आए जो आपको विश्वास करने पर आप मजबूर हो जाएं कि यार ये ऐसा ही है। आज की तारीख में तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस नेता की आवाज़, उस नेता की बॉडी लैंग्वेज सब क्रिएट हो सकता है। तो ये कितना बड़ा खतरा है, खासकर उस देश में जहां लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहे हैं, उसको मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं बिना देखे, बिना समझे। पिछले साल दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिवाली मिलन पर बुलाया था सारे मीडिया के पत्रकारों को। उस दिन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि भाई बाकी छोड़िए, मेरा भी डीप फेक वीडियो आ गया। हाँ। और ये तो वो बता रहे हैं, मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूँ, मेरे कितने डीप फेक वीडियोस आजकल चल रहे हैं जिसमें विज्ञापन बताया जाता है, वो विज्ञापन बनाया है, आंखों की रोशनी, हाँ, कि मैं मेरे शो में बता रहा हूँ कि इस दवाई से आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, इस दवाई से वजन कम हो सकता है, ये दवाई बहुत अच्छी है, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो अगर ये हमारे साथ हो सकता है तो नेताओं के साथ तो जरूर होगा और हो रहा होगा और आगे और भी होगा। थोड़े दिन पहले मोदी जी ने बीजेपी की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों से और सांसदों से ये कहा कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में आपका कैसा भी वीडियो आ सकता है, असली भी आ सकता है, नकली भी आ सकता है। तो ये एक बहुत खतरा है। आपको याद होगा अमेरिका और यूरोप में फेसबुक पर ये आरोप लगे थे कि अमेरिका के इलेक्शंस को फेसबुक ने प्रभावित किया था। बिल्कुल, उसकी जांच भी हुई थी। आपको लगता है कि क्या हमारे इलेक्शंस प्रभावित नहीं होते होंगे? क्या ये जो बिग टेक कंपनीज हैं, क्या ये दुनिया के सबसे बड़े
लोकतंत्र के सबसे बड़े इलेक्शन जिसमें लगभग 100 करोड़ वोटर्स हिस्सा लेंगे, क्या ये इसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या ये इसे छोड़ देंगे? ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आज अगर आप देखें, पहले से कहीं ज़्यादा हमारे हर वोटर का डेटा पॉइंट्स, जिसको आप कहते हैं ना, कि आप क्या पसंद करते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ क्या पीते हैं, छुट्टियाँ कहाँ मनाते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, ये सारे डेटा पॉइंट्स आज अवेलेबल है, टेक कंपनीज के पास अवेलेबल हैं। और यही वो डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें पार्टियां भी जानना चाहती हैं। और आप यकीन मानिए, आपके ये सारे डेटा पॉइंट्स इस समय किसी न किसी पार्टी के आईटी सेल के अंदर इन पर चर्चा हो रही होगी, इन पर शोध हो रहा होगा, और उसी तरह की चीज़ें आपके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आपको आनी शुरू भी हो गई। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका डीप फेक आया तो आपने क्लैरिफिकेशन अपने ट्विटर पे दे दिया, आपके तो कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह, तो आप कम से कम उसका खंडन कर पाए इजीली और एक बड़े वर्ग को बता पाए कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो नेता, जो छोटे नेता हैं, जो बीच के नेता हैं, जिनके ट्विटर पे भी लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जब डीप फेक वीडियो आएगा, उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन आएगी और लोगों तक पहुंचेगी, तो वो कैसे खंडन करें या जनता कैसे सावधान हो? मतलब उसका टिप्स अगर हम आखिरी बात आपसे करें। देखिए, बड़ी बात यह है कि नेगेटिविटी जो है ना, झूठ तेजी से फैलता है और सच स्लो मोशन में आता है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि जो झूठ है वो आग की तरह फैलता है। जब तक सच अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। और ये हर चुनाव में यही होता है, दुष्प्रचार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी भी नेता, जब उनके बारे में दुष्प्रचार होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं कि मैं इसके बारे में बोलूं या ना बोलूं, चुप रहूं, बोलूं ना बोलूं, इसमें वो 24 घंटे 48 घंटे लगा देते हैं। और हमारे देश के अंदर आप जानते हैं, सोशल मीडिया को लेकर कोई नियम कानून भी नहीं है। अगर हैं भी तो नेताओं को उनके बारे में जानकारी नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आज भी आप किसी वीडियो को रुकवाना चाहें तो आप उस कंपनी को लिखकर उस वीडियो को रुकवा सकते हैं। पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उसका खंडन घंटों में नहीं, मिनटों में आप दे सकते हैं। ये सारे चीज़ें उनके पास उपलब्ध हैं। बट मुझे लगता है कि पीयूष, अभी भी हमारे जो नेता हैं वो सोशल मीडिया का ये जो राक्षस है, इससे डील करने में अभी भी वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। और अभी हमारा नेता जो है वो कंफ्यूज्ड है कि वो पारंपरिक तरीकों से जाए या डिजिटल तरीकों से जाए। एक और बात, नेता का जो असली डीएनए है वो पारंपरिक राजनीति के लिए बना है, क्योंकि वो वहीं से आया है। लेकिन उसने अपने साथ एक सोशल मीडिया की टीम रखी हुई है जो उसकी शैडो की तरह रहती है, लेकिन वो टीम है, वो खुद नहीं है। ये अंतर हमें बार बार नजर आता है। जब तक नेता डिजिटली सोचना नहीं शुरू करेंगे और उस डिजिटल दुनिया को भी अपनी ही दुनिया का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुश्किल होगा। अब जो न्यू एज जो नेता अब आ रहे हैं नए ज़माने के, वो तो आप देखिए कि ये डिजिटल पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन अभी जो पुराने ज़माने के जो नेता हैं, उन्हें शायद मुझे लगता है अभी मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी खुद सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। वो दुनिया भर से कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाकर पुरस्कार दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर तो वो खुद ही हैं। वो टीवी पर भी हैं, रेडियो पर भी हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, हर जगह वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो कंटेंट क्रिएशन है, ये आगे की राजनीति में यही सबसे सही रास्ता है। आप अपना कंटेंट बनाइए, अपने वोटर्स को बताइए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। आपके पास एक कहानी होनी चाहिए उनको बताने के लिए। राजनेताओं को कुल मिलाकर डिजिटली ट्रेंड होना होगा, समझना होगा कि डिजिटल वातावरण कैसे काम करता है, उसमें कैसे संदेश प्रसारित होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं। और अपनी आर्मी को भी इतना सजग करना होगा कि अगर आपके बारे में कोई इस तरह की अफवाह फैले तो आप उसे तुरंत रोक पाएं। और जनता को भी सजग होना होगा कि व्हाट्सएप ज्ञान जिस तरह से वो बिना देखे सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो ना करें, खासकर इस चुनावों में, क्योंकि डीप फेक और एआई आने के बाद इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो इस बार हमने सुधीर जी से चर्चा करी सोशल मीडिया, तकनीक, एआई की चुनाव में इस्तेमाल, उसकी योगदान और उसके खतरों के बारे में। अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो एक नए विषय पर बात करेंगे जिसका आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो मुझे लगता है आप इस सेगमेंट आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आज के नहीं है, जिनकी वैल्यू, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा दिनों की है और जिस पर आप बात करके समझ सकते हैं
कि आखिर आपको व्यवहार कैसे करना है। धन्यवाद आपका सुधीर सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, मेरा अनुभव बड़ा अच्छा रहा और मैं आप सबसे यही कहूँगा जो पीयूष ने कहा कि आप सबसे पहले तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आप किन मुद्दों पर हमारी चर्चा और देखना चाहते हैं, वो मुद्दे आप हमें बताइएगा। और ये जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, अब यही है, यही जीवन है बिल्कुल। और इसके ज़रिए आप हमसे जुड़े रहिएगा।